Sardar Vallabhbhai Patel, after partition, had to undergo lots of problems. He faced the challenges, but he faced them firmly with a square mind, and he spoke at different places whenever the necessity was, inspired people, and that's how we are living in a country which we find today. Here he speaks on unification of the states. He says, यदि हिंदुस्तान गांधी जी के रास्ते पर चला होता जैसा कि हमें उम्मीद थी और हमारी ख्वाहिश भी थी और हम उसी रास्ते पे चलें तो दूसरी बात थी। आज हिंदुस्तान की दुनिया में ऐसी हालत है कि हमें पुलिस और मिलिट्री के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। इस हालत में हमारी पुलिस और हमारी मिलिट्री पक्की होनी चाहिए और हमारे नौजवानों को उसकी तालीम मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के अलावा एक अन्य टुकड़ा भी होने वाला था जो उससे भी बुरा था, वह था राजस्थान। तो राजस्थान में बहुत लोग गड़बड़ चला रहे थे, उनकी चलती तो देश में बहुत से टुकड़े बढ़ जाने वाले थे। लेकिन मुझे आप लोगों के सामने यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश में जो राजा थे उन लोगों ने बहुत समझदारी से काम लिया। वो बहुत समझदार लोग थे, उनमें से बहुतों में अपने देश के लिए बड़ा प्रेम था। आप यह ना समझें कि राजा लोग बड़े स्वार्थी और घमंडी लोग हैं। आप यह भी ना समझें कि उनके पास धन का और सत्ता का मद है और उन्हें कोई स्वदेश प्रेम नहीं है। मैंने बहुत से राजाओं के साथ बातें की और हमारे और उनके बीच में जो पर्दा था वो टूट गया। एक हफ्ता पहले मैं उड़ीसा गया था। वहाँ मध्य प्रांत की 40 रियासतें थी। उन सब रियासतों के 40 राजाओं ने दस्तखत दे दिए कि आप हमारा राज ले लीजिए और आप ही सारा प्रबंध कीजिए। राजा और रायत दोनों ने मिलकर सब कुछ किया। जिन राजाओं के दल में कुछ अड़चन थी, जिनके दिल में कुछ शक था, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको हमारे ऊपर अंदेशा करने की ज़रूरत नहीं, ये मैंने उनसे कहा। यदि अब भी आप में से कोई राजा हटना चाहता है तो मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तब उन पर जो खतरा आ सकता है उसकी जिम्मेवारी उनको खुद लेनी होगी। उनको समझना होगा कि आज तो उन्हें अपने रायत को अपने साथ रखना होगा। जो राजा रायत को साथ नहीं रखेगा उसकी हस्ती जोखिम में रहेगी। रायत को अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए। राजा लोग पहले इसे समझते हैं। किसी के दिल में अगर कोई शंका है तो उसे निकाल देना चाहिए। हमने 15 अगस्त को सत्ता अपने हाथ में ले ली। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन इस 4 महीने में हमने जो कुछ हमसे बन पाया था किया। जो कुछ हमने किया उसकी फहरिस्त बताऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। हमारी हुकूमत चलाने के लिए लोहे का एक चौखटा था जिसको स्टील का फ्रेम कहते हैं। उसमें 1200 से लेकर 1350 तक आदमी थे। वही सदियों से हमारे हिंदुस्तान का काम चला रहे थे। 4 महीने हमने
क्या किया उन 4 महीनों में। जो कुछ हमने किया उसकी फहरिस्त बताता हूँ। हमारी हुकूमत चलाने के लिए जो लोग थे वो बहुत कम थे, उनका भी एक हिस्सा किया, लेकिन यह हिस्सा 2 तरह से हुआ। उसमें से जितने अंग्रेज़ थे वे चले गए। 50% के करीब उसमें अंग्रेज़ थे, उनमें से चंद ही रह गए, बाकी सब चले गए। बाकी जो रहे उनमें से 50% पाकिस्तान चले गए। बाकी में से भी कई लोग हमारे धनिकों, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चले गए। नतीजा यह हुआ कि हमारे पास चौथाई हिस्से की सर्विस बच गई और उसी से हम काम चलाते रहे। बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग समझते थे, ख़ास तौर से अंग्रेज़ ऑफिसर सोचते थे कि इनका काम नहीं चलेगा, जो सर्विस चलती थी वह टूट गई, तो अब इनका काम कैसे चलेगा, कौन चलाएगा। लेकिन हमारा काम चलता है। उसके बाद भी हमारी मलकियत थी, उसका भी एक हिस्सा किया। एक कुटुंब की मिल्कियत हिस्सा करने में कितना समय लग जाता है, यह काम चंद रोज़ में नहीं हो सकता था। बहुत समय लग गया। 2 हिस्से किए गए। उसके लिए हमें किसी अदालत में नहीं गए हम, बल्कि, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना होता तो हम कभी न करते। हमने इस सब उदारता दिखाई, हमने इस सब में वैसा ही बर्ताव किया जैसे छोटे भाई के साथ करना चाहिए। कोई भी स्वतंत्र आदमी हमारे पक्ष में फैसला देगा। इस तरह से हमने सारी मलकियत का फैसला कर दिया। जो कर्ज देना था, जो रुपया दूसरे मुल्कों को से लेना था, उसका भी फैसला किया। टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे वो सब फैसला हो गया। अब हमारे 40 लाख लोग को इधर से वहाँ भेज दिया और 50 लाख लोग को उधर से इस तरफ ले आए। ये सब किस तरह से आए और गए? पैदल चलने की 6-6 60-60 मील लंबी कतारें चलती थी और 2-3 महीनों तक चलती रहीं। ऊपर से पानी पड़ता था, नीचे भी पानी ही था। रोग फैल गया, कॉलरा फैल गया, खाने पीने की बड़ी मुसीबत थी। इस तरह से इन मुसीबतों में लोगों की अदला बदली हुई। राह में अमृतसर जैसे सिखों का बड़ा शहर पड़ता था। सिखों ने हट पकड़ लिया कि इधर से मुसलमानों को जाने नहीं देंगे। तब मैंने अमृतसर जाके उन्हें समझाया कि ऐसा मत कीजिए। उनमें राष्ट्र सेवक संघ वाले भी थे, तो मैंने उनसे भी कहा कि तुम ये क्यों नहीं देखते कि हमारे 10 लाख आदमी उधर पड़े हैं। लड़ना है तो ढंग उसका होना चाहिए, सीखना चाहिए। तब उन लोगों ने मेरी बात मान ली और सबको अमृतसर के बीच में से जाने दिया। हमारे लोग इधर चले आए। इस सब हेरा फेरी में हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का जलसा भी हुआ। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए न सिर्फ हमने कोशिश जारी रखी, बल्कि करीब करीब उसे पूरा भी किया। इतने लोग मारे गए, लाखों की मलकियत नहीं रही, लाखों के पास खाना पीना नहीं रहा। हज़ारों रोते कलपते आदमी हमारे पास फरियाद लेकर आए। उनसे भी हमने जहाँ तक पन पड़ा उनको आश्वासन दिया और साथ ही इतना काम भी किया कि हम
उनकी ढाढ़स बंधवाएं और जो हो पाए उनके लिए करें। इसके साथ देसी रियासतों का भी काम बहुत था, वो भी करना पड़ा। तो 4 महीने में हमने ये सब कार्रवाई की। इतना काम कोई भी सरकार करती तो इतना बड़ा बोझा किसी भी सरकार पर आता तो वो चाहे कितनी भी मजबूत सरकार क्यों ना होती, उसके टूट जाने की संभावना थी। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि हमारी गवर्नमेंट जहाँ तक बन पड़ा अपना काम निभाती रही और इस सब में हमारी इज्जत काफ़ी बढ़ी। तो इस हालत में हमें आगे क्या करना होगा? 4 महीने तक तो हमने डट के काम किया। अब हमें क्या करना है ये सोचना है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें हिंदुस्तान को उठाना है, आगे बढ़ना है। हिंदुस्तान 200 साल से गिरा पड़ा है, वो पहले भी गिरा पड़ा था। आपने इस हिंदुस्तान को जिस रूप से देखना है उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो हमारे पास मजबूत फौज होनी चाहिए, हमें कमज़ोर आर्मी नहीं चाहिए। दूसरा, हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट यदि किसी तरह भी बन पाए तो वो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यदि हमारा और पाकिस्तान की जिस जगह से काम चलता था इसी तरह से चलता रहा तो कभी ना कभी खतरा मंडराएगा। यह बात छिपाना बेवकूफ़ों का काम है, कम से कम मैं तो नहीं छिपाता। हमें हमारे आरएसएस वाले जो नौजवान भाई हैं जो गांव में घूमते रहते हैं, जो ये समझते हैं कि सब लोगों को साथ मिलाना है, बहुत सी बातें करते हैं, वे लोग अगर कभी गलत रास्ते पे चलते हैं तो उनको ठीक रास्ते पे लाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है। हमें उनको समझाना चाहिए कि उनका तरीका गलत है, यह काम ऑर्डिनेंस से नहीं हो सकता, उससे तो उल्टे तरीके पर ही चलेंगे। इसलिए मैं आप उनके साथ कुछ न कुछ खामोशी से काम लेता हूँ। हाँ, अगर वे अपनी मर्यादा छोड़कर दूसरी ओर जाने की कोशिश करते हैं फिर हमें लाचारी से सख्ती करनी पड़ती है और हम करते भी हैं। ये नहीं है कि हम चाहते हैं, सख्ती करना तो नहीं चाहते, लेकिन जब मजबूरी हो तो जैसे मैंने आपको कहा वो करना पड़ता है। वो कुछ भी बोले उन्हें बोलने देते हैं। तो हिंदू महासभा को मैं बार बार सलाह देता हूँ कि अगर अलग रहने से तो आप अस्पृश्य हो जाएंगे, हरिजन आप हो गए, एक अलग टुकड़ा बन गया। अलग नहीं बैठना चाहिए बल्कि भीतर आ जाना चाहिए। हिंदू धर्म में तो काफ़ी उदारता पड़ी है, काफ़ी टॉलरेंस है। हम मथाई क्रिश्चियन हैं, वे टाटा के यहाँ थे, लेकिन उनमें ताकत है, वो काबिल थे, तो हमने उनको भी ले लिया। एक पारसी गृहस्थ है, वह भी कभी कांग्रेस में नहीं थे, वह भी आए। सरदार बलदेव सिंह है, वो सिखों के प्रतिनिधि हैं, वे अकाली दल के थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। तो इतने लोग हमारी कैबिनेट के भीतर हमने उनको ले लिया, सिर्फ इसलिए लिया कि हम सब इकट्ठे मिलके काम करें। आप लोग ऐसा ना समझें कि कांग्रेस कोई एक जमात बन गई या उसका कोई अपना बाड़ा बनाकर काम करना चाहती है। कांग्रेस की इस तरह की कोई मकसद नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस का यह धर्म हो जाता है कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं वे सब ये महसूस करें कि वे अपने राज में पड़े हैं, अपनी हुकूमत में पड़े हैं। उन सब को पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए, उनकी सलामती, उनका रक्षण,
की जिम्मेदारी अगर कांग्रेस ना ले सके तो वो राज नहीं चला सकेगी। तो जितने नौजवान भाई इस रास्ते पे चलते हैं उनसे मेरी बड़े अदब के साथ अपील है कि आप हम पर भरोसा करें। हम जिस रास्ते पे आपको ले जाना चाहते हैं वे रास्ते पे आप चलें तो राज आपके हाथों में आने वाला है। हमको राज से क्या करना है, इस हुकूमत से हम क्या करेंगे, आपको यह भार उठाना होगा तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। आपके और कांग्रेस के बीच झगड़ा क्यों, आप कांग्रेस में चले आइए। दूसरा एक काम हमें यह भी करना है कि कांग्रेस के काम करने वाले जो लोग हैं उनमें से कुछ हुकूमत में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं। उनके दिल में यह ख्याल है कि अब हम तो हुकूमत में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, अब हमें ये वो काम नहीं करने की ज़रूरत जो हम करते रहे हैं। ये बात गलत है। कांग्रेस वालों का काम है कि उनको सबके साथ मिले, मोहब्बत से उनको समझाएं। डंडे से यह काम होने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम हुकूमत से काम करना शुरू किया तब से सब खराबियां पैदा होती हैं। डंडा तो चोर डाकुओं के लिए है, जो फसाद करने वाले हैं, गुनाह करने वाले हैं, उनके लिए है। अगर आप कहें आरएसएस वाले भी गुनाह करते हैं तो मैं कबूल कैसे करूं कि वो गुनाह करते हैं, लेकिन इस गुनाह के पीछे उनका स्वार्थ नहीं है। तो उनके दिल में जो भाव है वह ठीक भाव है। अगर हमको उस ठीक रास्ते पे ले जा सकते हैं तो क्यों ना ले जाएं, ये हमारा काम है। आज यह ट्रेड यूनियन कांग्रेस मज़दूरों की संस्था कम्युनिस्टों के हाथ में पड़ी है। हमने देखा कि जब तक यह संस्था इन लोगों के हाथ में है तब तक कोई काम ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह तो बार बार स्ट्राइक, हड़ताल के सिवाय दूसरी बात नहीं करते। और हड़ताल भी कैसे, उसमें वायलेंस, हिंसा करते हैं। मैनेजरों को मारना, अफसरों को पीटना, लोगों को मारना। अगर मजदूर हड़ताल में शरीक ना हो तो उनको भी मारना। उनका एक ही पेशा है कि किसी न किसी तरह अनरेस्ट, अशांति फैला दें। तब हमने सोचा कि हमें लेबर को अलग संगठन बना के उनको समझाना चाहिए। तो हमने अलग संगठन बनाने की कोशिश की। अगर हमें मजबूत फ़ौज बनानी है तो उसके साथ हमें फ़ौज का जितना सामान चाहिए, बारूद, गोला, मोटर, टूक, लोहा, पेट्रोल, कपड़ा, चीनी, खाना, ये सब हमें चाहिए। जितना सामान हमें चाहिए वह खूब अच्छा होना चाहिए। अच्छी रेलवे चाहिए, अच्छी तार चाहिए, अच्छे टेलीफोन चाहिए। अच्छी फ़ौज रखनी है तो कौन कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। सबसे पहले पूरी फ़ौज चाहिए, फिर उस फ़ौज की हिफाजत करने के लिए उसे सब चीज़ें देनी चाहिए। तो इसके लिए धन चाहिए। अगर यही कहते रहोगे कि कुछ पैदा ही ना करो तो कैसे फ़ौज रखी जा सकती है, किस तरह से हमारा काम चलेगा। मज़दूरों को जो इंसाफ से मिलना चाहिए वह उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। एक हफ़्ता पहले हमने यहाँ गवर्नमेंट से बातचीत हमारी गवर्नमेंट ने आपस में की। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे इंडस्ट्री के मिनिस्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के सब उद्योगपतियों को बुलाया था और लेबर में काम करने वाले सब लोगों को भी बुलाया था। सब ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ एक फैसला किया कि 3 साल का एक ट्रूस संधि करते हैं कि 3 साल तक किसी स्ट्राइक या उसमें भाग नहीं लेंगे। इन 3 सालों में मज़दूरों को किस तरह से साथ रखना होगा उसका फैसला करने के लिए एक मशीनरी बनाई। उसे सब कैपिटलिस्ट ने मान लिया और लेबर के जितने प्रतिनिधि थे
उन्होंने भी कबूल कर लिया। लेकिन जब इधर से वे बम्बई चले आए तो वहाँ जाकर एक रेजोल्यूशन पास किया कि जो बम्बई की गवर्नमेंट की तरफ के लेबर का काम चलाता है वह अच्छा नहीं चलाता, इसलिए 1 रोज़ की हड़ताल करो। उन्होंने कहा सारे बम्बई शहर में 1 रोज़ की हड़ताल करो और उस सब में गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर भी शरीक हो जाओ। इस तरह से दूसरे ही दिन उन्होंने यह काम किया। यदि हम ऐसे ही इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। इसमें ना मुसलमान बचेंगे, ना लेबर बचेगी, ना कैपिटलिस्ट ही बचेंगे, ना कोई और बचेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो मैं आप लोगों से, जितने लेबर में काम करने वाले हैं, उन सब से बड़े अदब से कहता हूँ कि हिंदुस्तान को तो अभी आज़ादी मिली है। हम 2-4 साल हिंदुस्तान में कुछ इंडस्ट्री बना लें, कुछ उद्योग पैदा करें, तभी तो मज़दूरों के लिए कुछ धन पैदा हो सकेगा, उन्हें उनका हिस्सा मिल सकेगा। जहाँ होगा वहाँ सब कुछ लिया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। और मेरा भाइयों से यही कहना है कि हमें सब मिल के ये काम करना चाहिए और किसी तरह से भी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन जो शून्य है उसका क्या हिस्सा होगा? अगर कुछ पैदा ही नहीं होगा, कुछ इंडस्ट्री नहीं बने, कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उसका क्या हिस्सा कर सकते हैं? बहुत सालों के बाद हमारी गुलामी गई है, अब हमें मौका आया है, तो हम उसका उपयोग करें। यदि हम उसका सच्चा उपयोग करेंगे तो दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ेगी, तभी दुनिया में हम और मुल्कों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कल बर्मा स्वतंत्र हो गया, परसों दूसरा होगा, सारा एशिया खंड स्वतंत्र होगा। लेकिन इन सब का आधार हिंदुस्तान के ऊपर है। यदि एशिया की नेतागिरी, लीडरशिप किसी के पास चाहिए तो वह हिंदुस्तान को ही लेनी चाहिए, वह लेनी होगी। तो हमें उसके लिए ठीक ढंग से काम करना होगा। आज तक जो हमारी एक ही रास्ते पर चलने के लिए यहाँ का कानून तोड़ो, जेल में जाओ, उस रास्ते पे हमने काम किया है, पर ये नहीं चलेगा। पर आज उसी रास्ते पे अगर ले जाओ तो यह खुदकुशी होगी, क्योंकि यह सब तो परदेशियों के साथ लड़ने के लिए किया गया था, उनके यहाँ से हटाने के लिए उनको किया गया था। तब वह रास्ता ठीक था, लेकिन आज रास्ता वह ठीक नहीं है। आज हमारी अब खुद की सरकार है, वही हथियार लिया जाए जो पहले लिया था, तो वो मूर्ख लोगों का काम है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आप सबको समझाने की जो मैंने कोशिश की है, वही ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। इसे गवा देंगे तो वो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए हम सबको मिल के काम करना चाहिए, हम सबको देश की सेवा करनी चाहिए, हम सबको देश को आगे बढ़ाना है। हम सबको समझना है कि एक मजबूत देश की जो नींव है वो तभी रखी जाएगी जब हम सद्भावना से, एकीकरण से मिल के काम करेंगे।